मैं आपको एक बड़ी इंडस्ट्री के अंदर इवेजन की बात कर रहा हूँ, जो सिगरेट की इंडस्ट्री, जो 98% टैक्स वो सिर्फ 2 कंपनीज देती हैं, बाकी जो 40% सिगरेट बिकता है उसके ऊपर टैक्स ही नहीं दिया जाता। तो ये जब तक ट्रैक ऑन ट्रेस सिस्टम नहीं आता, हम ये टैक्स इवेजन रोक नहीं सकते। हमें 1 जून से हमें FBI ने पूरी अश्योरिटी दी थी कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इन प्लेस होगा। अब पता चला है कि सिंध हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। मैं सिर्फ आप सबको, कैबिनेट मेंबर्स को ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपको आइडिया हो किस किस्म की टैक्स इवेजन हो रही है, क्योंकि हमारे पास ये ऑटोमेशन नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, टैक्स चोरी किसी भी मुल्क के लिए बदतरीन चीज़, किसी माशरे के लिए उसकी बदतरीन ग्रूमिंग का नाम अगर मैं दूंगा तो ये गलत नहीं होगा। टैक्स चोरी से इकॉनमी डैमेज होती है, लोगों का ट्रस्ट लेवल हुकूमत के ऊपर, रियासत के ऊपर कमज़ोर होता है, लोगों को चोरी करने के तरीक़ों पे ज़्यादा एक्साइटमेंट जब वो देखते हैं तो वो उस तरफ जाते हैं, जब उन पर चेक ऑन बैलेंस नहीं होता वो मज़ीद इसकी तरफ जाते हैं। और अगर रियासत, हुकूमत, माशरा इस चीज़ को बुरा ना समझे तो मेरे ख्याल में ये सबसे एक बदतरीन मिसाल होगी किसी भी माशरे की। नाज़रीन, तंबाकू जिसकी हम बात आज के प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में करना चाह रहे हैं, इसकी इलिसिट सिगरेट्स की वजह से, स्मगल्ड सिगरेट्स की वजह से, और जो ड्यूटी नहीं देते और नॉन टैक्स जिसको हम कहते हैं, इसकी वजह से कौमी ख़जाने को 70 से 80 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं, 70 से 80 अरब रुपया। FBI ने लॉ बना हुआ है, चीज़ें हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि लॉ बन के पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ना ही कोई इनिशिएटिव ले रहा है। आपने प्रोग्राम के शुरू में सुना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या कह रहे हैं, 3 मरतबा उन्होंने कहा, लेकिन एज ऑफ टुडे उस पर कोई काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं काम हो रहा? कौन करेगा काम? किस तरह करेगा काम? प्रोग्राम के अपने फर्स्ट सेगमेंट पे इस पर हम बात करेंगे, और प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में हम बात करेंगे कच्चा ऑपरेशन के ऊपर। प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में मेरे साथ हैं डॉक्टर जमील अहमद, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैदराबाद रीजन, और ताहिर महमूद साहब, फॉर्मर अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान है। और प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में मेरे साथ होंगे कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फैसल राना, रीजनल पुलिस ऑफिसर DG खान। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं डॉक्टर जमील अहमद साहब, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैदराबाद रीजन, और ताहिर महमूद साहब, फॉर्मर अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान। जी थैंक यू वेरी मच जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ताहिर महमूद साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू सर। सर, प्राइम मिनिस्टर ने 3 दफ़ा इस चीज़ के ऊपर हाईलाइट किया, कैबिनेट डिवीजन में कहा 2 कंपनीज पाकिस्तान की जो टैक्स देती हैं वो 60% शेयर है, और जो 40% है वो इलिसिट सेक्टर है जो करता है, और वो टोटल कंट्रीब्यूट 2% करता है, जिसकी वजह से 70 से 80 अरब रुपया नेशनल एक्सचेकर के ऊपर ये पड़ता है। जी, क्या कहना चाहेंगे सर इस पे, इनिशियल कमेंट्स आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे लाइन पे लिया, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने राइटली इसको पॉइंट आउट किया, और अपनी स्पीच में उन्होंने इस पे रोशनी डाली, और इस पे उन्होंने फरमाया कि इस तरह के बड़ी थोड़ी कंपनीज हैं जो इस सिगरेट प्रोडक्शन में टैक्स वगैरह देती हैं, और 40% ऐसी कंपनीज हैं जो 2%, जिस तरह आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि टैक्स देती हैं, और इस तरह 70 से 80 बिलियन के करीब एस्टिमेटेड टैक्स है जो टैक्स इवेजन होती है सिर्फ इस सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग पे। ठीक, मैं तो स्टार्ट इसी से करूंगा कि ये जो टैक्स इवेजन है जी, देखें, ये किसी भी मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। आपके पास रेवेन्यू जनरेशन ही नहीं होगी तो आप एक्सपेंडिचर किस तरह करेंगे? हमारे पास देखें ना, 3 बड़े मेजर सेगमेंट्स हैं हमारे बजट के जी। डेट सर्विसिंग है, आपने देखा GDP का मोर देन 80% तो हमारा जो है वो उसमें लोन्स वगैरह हैं हमारे। Exactly. और उसमें देखें ना, उसमें इंटरेस्ट पेमेंट हमने करनी होती है, उसमें कोई प्रिंसिपल अमाउंट की हमने पेमेंट करनी होती है। इसके अलावा हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
ये उसी वक्त मुमकिन होगा, इफेक्टिव बजटिंग हमारी उस वक्त होगी जब हमारा रेवेन्यू जनरेशन प्रॉपर होगा। सही। अगर रेवेन्यू जनरेशन में देखें, अगर रेवेन्यू जनरेशन में ही आपका प्रॉब्लम आ जाए जी, तो मुझे बताएं ये सारी की सारी आपकी बजटिंग का जो है ना बेड़ा गर्क हो जाता है। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया था कि ये जो टैक्स एवेजन है इस पे कोई ना कोई आपने पहले तो देखना है कि कॉजेस क्या है आपके इस टैक्स एवेजन के। ठीक। क्यों सिर्फ 2 कंपनीज ही टैक्स देती हैं, बाकी क्यों नहीं देती? एब्सोल्युटली। देखिए इसका टैक्स जब आप कलेक्ट करेंगे, इसमें देखें एक तो पहली बात तो ये है कि लोकल प्रोडक्शन जो है आपकी उसको आप मॉनिटर करेंगे। हाँ। उसकी आप डॉक्यूमेंटेशन पूरी उसकी करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर इंश्योर करेंगे टैक्सेस वगैरह जो है उसके जो है वो कलेक्ट राइटली हो गए हैं। हाँ। और उसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी की है वो सबसे पहले जरूरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ठीक है, रिक्विजिट है। बिल्कुल ठीक। ताहिर साहब मैं ताहिर साहब मुझे जरा इजाजत दीजिएगा। ताहिर साहब मैं लेट मी गेट बैक टू यू ऑन दिस। मैं जरा यही चीज़ डॉक्टर जमील साहब के पास लेकर जाऊं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने इन्फोर्समेंट करनी है और जिन्होंने चीज़ों को चेक करना है। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, ट्रस्ट लेवल की हम लोग बात करते हैं और जब हम देखते हैं कि इस तरह चीज़ें लोकली मैनेज, स्मगल्ड और हो रही होती हैं, काउंटरफीट सिगरेट्स बन रहे होते हैं, ड्यूटी नहीं नॉन कस्टम आ रही होती हैं, सो उसका इम्पैक्ट एक आम आदमी पर, एक लेमैन पे ये होता है कि मुझे सस्ते में चीज़ भी मिल रही है, मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं, और जो शॉपकीपर्स हैं जहाँ पर ये बिक रहा है और जो बेच रहे हैं उनका भी माइंडसेट ये है कि हमें किसी ने पूछना नहीं तो हम लोग इसको करते रहें। सर इसको कैसे एड्रेस किया जाए? देखिए मशरूम ग्रोथ है कंपनीज की, कोई 200 के करीब ऐसी कंपनीज हैं जो मुख्तलिफ ब्रांड के लोकल हमारे सिगरेट्स बना रहे हैं। वो अपनी प्रोडक्शन भी मुकम्मल शो नहीं करते टैक्स इवेजन के लिए। True. और वो जहाँ जहाँ उनकी फैक्ट्रीज हैं वो वहाँ पे जो एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं उसकी काउंटरफीट प्रोडक्ट्स भी तैयार करते हैं और उसको मार्केट में कम रेट पे भी सेल करते हैं। तो इसमें अभी तक जो मुतलका कवानीन है मैंने ये देखा है कि किसी एक शख्स को भी इस पे सजा नहीं हुई। इट्स बेसिकली टैक्स इवेशन और इट्स फ्लेग्रेंट टैक्स इवेशन। तो मैं इसमें ये सजेस्ट करूंगा कि FBR को उनके मिनिस्टर हुक्म दें और ये डिवीजन लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जॉइंट टीम्स बने, उसमें IRS के लोग हों और पुलिस के साथ मिलके ये लोग रेड्स करें, ये देखें कि ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं। एक्चुअली आम आदमी को तो पता ही नहीं कि वो जो सिगरेट पी रहा है उस पर टैक्स पे किया गया या नहीं। ट्रू। 2/3 जो स्मोकर्स हैं उनको नहीं पता वो सिगरेट जो पी रहे हैं वो लीगल है या इलिसिट है। बिल्कुल ठीक। इसके हवाले से उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं, और वो सब स्टैंडर्ड भी होते हैं। और जो गवर्नमेंट की एक मिनिमम प्राइस फिक्स्ड है जो तकरीबन 63 रुपीज पर पैक है सिगरेट, उससे बहुत कम कीमत पे, अब देखिए ना 42 रुपीज सम पैसा तो एक पैक पे लाजमी गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी जानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। जबकि इन ब्रांड्स की कीमत 42 क्या, इनकी मीन जो प्राइस है वो 30 के आसपास होती है। दैट मीन्स के कुछ सिगरेटें 15, 18, 20 रुपए पर पैक पर भी बिक रही हैं। तो इट्स वेरी राइटली एज यू पॉइंटेड आउट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट। ये 2-3 कवानीन इस पे मौजूद है। ताहिर साहब इस पे आपको ज्यादा बेहतर अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन किसी कानून पर FBR ने और उनके जो लोकल टेंटिकल्स हैं कभी खुद भी इन्फोर्समेंट करने की कोशिश नहीं की, कभी हमें ने भी नहीं कहा कि हमारे साथ मिलके करें। अगर कोई इनको ऐसी डायरेक्शंस आए हम हाजिर हैं। टैक्स इवेजन ब्लीडिंग है इस कंट्री की। बिल्कुल ऐसे। जब तक टैक्स कलेक्ट नहीं होगा, बजट में इनफ फंड्स नहीं होंगे और वो 3 मेजर हेड जिनका ताहिर साहब ने जिक्र किया उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी। ये एक नेशनल कॉज है, ये एक नेशनल ड्यूटी है। बट आई एम वेरी सरप्राइज कि पुलिस को तो बहुत से काम होते हैं जिसमें से एक छोटा सा ये काम हो सकता है, बट वी आर रेडी टू डू इट। बट जिनकी जिम्मेदारी है FBR है, IRS वो इनिशिएट तो करे इस चीज को। कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा, वेरी कोई हमें अप्रोच नहीं कर रहा, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री टॉक्स अबाउट इट। एग्जैक्टली। ही नोज कि 2 कंपनियां जो है वो 98% शायद टैक्स पे कर रही हैं जी, और बाकी जो कंपनीज है वो 2% 60% जी। 2 कंपनीज जो हैं वो 60% कर रही हैं और बाकी 40% जो बाकी की हैं उनका सिर्फ 2% शेयर है जी। बिल्कुल।
जी सिर्फ 2% शेयर है। तो दिस इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, अ वेरी बिजार सिचुएशन। और आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन कि क्यों इनके ऊपर आयरन हैंड के साथ एक्शन नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ताहिर साहब, मुझे एक चीज बताइएगा, मैं इस चीज को अभी देख रहा था सर, ये जो इलिसिट सिगरेट का जो इशू है, ये 90% ऑफ द प्रॉब्लम है। 42.12 टू बी एग्जैक्ट टैक्स है जो देना चाहिए, और एक प्राइस जो होनी चाहिए दैट इज 62.76, और उसके अंदर उसको बचाने के लिए फिर ये पूरी कहानी शुरू हो जाती है। अभी जिस तरह एडिशनल आईजी साहब फरमा रहे हैं सर, इसके लिए आई एम श्योर लॉ बना हुआ है, चीजें हैं, लेकिन इनिशिएटिव कहीं पर नहीं है। इसको कौन एड्रेस करेगा जी? मैं अप्रिशिएट करता हूं जी, एक बड़ा जबरदस्त आइडिया फ्लोट किया है डॉक्टर साहब ने। ठीक है, बीइंग ए सीनियर पुलिस ऑफिसर, मैं इस आइडिया को बहुत अप्रिशिएट करता हूं। देखिए, उन्होंने वॉलंटियर किया है, उन्होंने हाईलाइट किया है कि कहाँ पे डेफिशिएंसी आपकी है। ठीक, देखिए इम्प्लीमेंटेशन स्टेज जो आपकी है ना, वही डेफिशिएंट है। बिल्कुल ठीक। और उस इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे आप देखें, डॉक्टर साहब ने एक बड़ा क्रिटिकल एरिया आपको पॉइंट आउट कर दिया है कि इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे उनके साथ किसी एफबीआर के किसी भी बंदे ने राब्ता कायम नहीं किया। हाँ। जबकि टैक्स एवेजन का सर जो मेन काम है वो उनका है, वो उनको कंट्रोल करना। अगर वो पॉइंट आउट करते हैं और कोलैबोरेशन करते हैं जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, आप यकीन करें ये बड़ी इफेक्टिव मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। और जबकि मैं उनकी बात को बिल्कुल एंडोर्स करता हूं, उनके पास सिर्फ ये एक छोटा सा सेगमेंट होगा जिसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, और इलिसिट ट्रेड जो है इसमें उनका तावन भी चाहिए होगा। जाहिर है किसी जगह उन्होंने डंप किया होगा, किसी जगह इलीगल गो डाउन्स होंगे जहां से इनकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही होगी। ठीक है, अगर उनके साथ कोलैबोरेशन ये एफबीआर का हो जाए तो ये बड़ा आइडियल कॉम्बिनेशन बन जाता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन लॉ की करवाने में और इसको रोकने में। सही, ये बड़ा जबरदस्त आइडिया इनका है, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, ये जो अभी आप फरमा रहे हैं कि इसमें इतनी बड़ी टैक्स हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद टीवी पे आके 3 दफा की है बात सर, 3 दफा हाईलाइट किया, 3 दफा। और देखिए इसका मतलब है कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेशली एफबीआर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इसका मतलब है ये रियलाइजेशन उन तक भी है। अब ये जो कॉजेज की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको इसमें देखें, इसमें मेरे ख्याल में हमें बिल्कुल ओपनली हम इस पे डिस्कस कर लेना चाहिए कि ये क्या कॉजेज हो सकते हैं। एक आम आदमी इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग करके टैक्स एवेजन कर सकता है? ठीक सर, ये देखें ये कहाँ पे हो रही है, एरिया कहाँ पे है जहाँ पे ये सिगरेट की इलिसिट ट्रेड हो रही है, या इलिसिट जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, काउंटरफीट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ये जाहिर है किसी जगह से तो बनते हैं ना। सर हर जगह हो रहे हैं सर, मैं लाहौर में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर शाह आलम में और इन सारी जगहों के ऊपर हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जिस तरफ लेके आना चाह रहा हूँ, ये देखें, ये जो लोग जो इसके ओनर्स हैं, जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं, ये देखें पॉलिटिकल पैटर्नेज के बगैर ये नहीं हो सकता। हाँ ठीक, ये आप ट्राई करें, जरा थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश करें। ये मैं किसी पे इल्जाम तराशी नहीं कर रहा, आप यकीन करें, ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो हमारे जिन्होंने लॉ को बनाना है, लॉ अप्रूव करते हैं, और उसके बाद जो हमारे एफबीआर हैं और पुलिस सर्विस के लोग हैं जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, अगर इनको सबको ऑन बोर्ड करके इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए, पहली बात तो ये लॉ को वहां पे बनने ही नहीं देंगे वो। आप कोशिश करके देख लें, आप देखें पिछली सारी हिस्ट्री पिछले 10 साल की निकाल के देख लें, आप 10 साल की टैक्स एवेजन निकाल लें और उसमें देख लें कि कौन कौन से जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। इसमें स्मगल्ड गुड्स भी हैं, सारी की सारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक, इसमें स्मगल्ड आइटम्स भी हैं। जब वो स्मगल्ड आइटम्स आएंगी बगैर ड्यूटी पे के, तो जाहिर है वो उसको कम कीमत पर भी बेचेंगी। लेकिन इसका देखिए, इसका सोशल इम्पैक्ट भी देखें दूसरी तरफ बहुत ज्यादा है। हाँ। जब आप इसको थोड़े पैसों पे बेचेंगे, कम कीमत पे बेचेंगे, जो रिक्वायर्ड रेट है जिसके तहत अगर टैक्स दे के आप बेचते हैं, उस पैकेट का रेट देख लें और जो मार्केट में अवेलेबल है उसका रेट देख लें, उससे क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगी। स्टूडेंट्स जो हमारे हैं वो ज्यादा करेंगे, बिल्कुल ठीक। इलीगल ट्रेड, ये इलीगल ट्रेड में उनकी एक्सेस बढ़ जाएगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगी।
प्राइस ज्यादा होगी, कंजम्पशन कम होगी, नंबर 1। नंबर 2, रेवेन्यू जनरेशन जो है मैं बिल्कुल ठीक है ताहिर साहब, आपका पॉइंट ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब दो चीज़ें ज़रा देखिएगा, बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टोटल जो यहाँ पर टैक्स एवेजन पर एक जो इसका पैकेट है उसके ऊपर 42 रुपीज़ और 12 पैसे हो रही है, जो कि अगर आप वैसे इंडिविजुअली देखें तो शायद इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो उसका कलेक्टिव इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। मैं एक रिपोर्ट इप्सॉस की देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा है जी कलेक्टिवली द टोटल लॉस बाय 5 सेक्टर्स सम अप टू PKR 310 बिलियन। इफ ऑल दिस वाज collected, the government of Pakistan can cover 80% of the national development programs of the federal tech ministries. If tax evasion is plugged, the government of Pakistan can increase the federal budget almost 4 times. और सबसे importantly, Pakistan can provide clean drinking water to 80% of its population. आप खुद हैदराबाद में हैं और आपको पता है ये बड़े बेसिक इश्यूज हैं जो पूरे मुल्क के अंदर हैं। सर इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन मेरे ख्याल में शायद बहुत सारी और ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसकी ओनरशिप नहीं ले रहे। क्या कहेंगे सर इस पे? है 4-5 मेजर हेड्स है, उसमें एक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अलावा चाय जो हम रोज पीते हैं जी बिल्कुल, इसमें इसी तरह के इश्यूज हैं। इसके अलावा टायर्स और ये जो ऑयल्स हैं, जैसे आम लफ्जों में ईरानी ऑयल कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, ये वो मेजर चीजें हैं जिसके अंडर टैक्स इवेजन हो रही है। कुछ एरियाज में जब चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से प्रेशर पड़ता है तो FPR और उनके लोकल ऑफिसर्स एक्टिव भी होते हैं। फॉर एग्जांपल ईरानी तेल के हवाले से कस्टम्स वाले हमारे से राब्ता करते हैं और हम मिलके काफी एक्शन करते हैं और इस पे काफी कंट्रोल हुआ है। ओके, तो बिल्कुल। इसी तरह अगर ये चाहें तो जो आज का आपका टॉपिक है उसके हवाले से भी एक्शन किया जा सकता है। बट मुझे ये लगता है, मैंने पंजाब में भी नौकरी की है, सिंध में मैं अब कर रहा हूँ, ये मेन इशू ना सिंध का है ना पंजाब का है। ताहिर साहब ने पॉइंट आउट नहीं किया, ये एक तीसरे सूबे का है जहाँ जो मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है, एक खास जगह पे ये ज्यादा इस तरह की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। हाँ। और उसमें कुछ बड़े बड़े लोग वेल नोन किस्म के इन्वॉल्व हैं। I'm sure. दे आर सो इन्फ्लुएंशियल के कोई उनका नाम भी नहीं लेता और कोई उन पे हाथ भी नहीं डालता और उनकी एक्सेस हर जगह पे है। ठीक। और वो फोरस्टॉल कर लेते हैं कोई भी ऐसी एफर्ट या इनिशिएटिव जो कोई भी अथॉरिटी इस संबंध में लेना चाहती है। ठीक। ये जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ने बड़ी दफा कहा है कि पाकिस्तान माफियाज का मुल्क है, तो ये जो सिगरेट वाला माफिया है ना, ये भी बड़ा कदावर है, बड़ा ताकतवर है और ये शायद समहाउ FBR को इस हवाले से इनिशिएटिव ही नहीं लेने देता। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़, यू बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, एक चीज़ जो मैं हमेशा मैं पूछना चाहता हूँ कि हमेशा ये कहा जाता है इफ़ द मैन ऑन द टॉप वांट्स टू चेंज ही कैन ब्रिंग द चेंज। सर अगर माफियाज की बात हो रही है और मैं लेट्स फोकस ऑन दिस थिंग, सर ये वो चीज़ है जिसके अंदर आई एम श्योर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, तो ये सब कुछ हो रहा है और आज तक उनको कोई पूछ नहीं रहा या अनअकाउंटेबल चल रही हैं और कोशिशें प्राइम मिनिस्टर ने 3 दफ़ा कहा, जिस तरह हमने प्रोग्राम के शुरू में। सर कितना मुश्किल है अपने मुल्क के लिए इन चीज़ों को ठीक करना। फॉरगेट अबाउट इट कि यहाँ पर इमरान खान है या कोई और ABC होगा, बट इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान वी आर टॉकिंग अबाउट। जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, बट आई टेल यू अब मेरी भी 30-32 साल की नौकरी हो गई है। पहले तो किसी ने इन इश्यूज पे कभी बात ही नहीं की थी। मेरा काफी मीडिया के साथ इंटरेक्शन होता रहा, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने इस सब्जेक्ट पे ये प्रोग्राम किया है। पहले तो कोई इन चीजों पे बात ही नहीं करता था, चाहे वो सिगरेट का इशू हो या ईरानी तेल का इशू हो या काउंटरफीट चाय का इशू हो या फार्मास्यूटिकल्स जो स्मगल होके आती हैं उनका इशू हो। ये अभी पिछले कुछ सालों से ही इन चीजों के ऊपर फोकस होना शुरू हुआ है। जनरल नॉलेज भी नहीं है लोगों को, बहुत से एंकर्स को इन इश्यूज का पता ही नहीं। ठीक है। और जी आपने बड़ा अच्छा किया इस इशू को रेज किया है। और दूसरा एक्चुअली इस पे जो माफियाज इन्वॉल्व हैं वो इतने पावरफुल हैं कि वो मीडिया के मालिकान को भी और एंकर्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जब वो
गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जब वो एफडीआर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, Very तो वो मीडिया चैनल्स के मालिकान को भी और एंकर्स को भी कर सकते हैं। बिल्कुल तो सही, बट इट इज अ हेल्थी डेवलपमेंट कि चलें, अब इस पे बात तो होना शुरू हुआ है ना। बिल्कुल ऐसे। अगर बात होगी तो शायद इस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन भी, जो 2-3 लॉज इस पे अवेलेबल हैं, हाँ, उनकी उन पे शुरू हो implement जाए। हो और जाए। जो बिल्कुल हाँ ठीक, जी, बिल्कुल अभी ठीक। तक कभी किसी को सजा नहीं हुई। सजा जब तक नहीं होगी चीजें आगे नहीं चलेंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ताहिर साहब। एक और रिपोर्ट, आईपोर की रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। पब्लिक ओपिनियन रिसर्च इन्होंने किया, जिसके अंदर आईपोर ने कहा कि रीसेंट रिपोर्ट्स कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 8,320 adults, male smokers, and did a mystery market shopping in 13 districts in Pakistan to capture the issue of illicit cigarettes. इलिसिट मार्केट शेयर इज मोर देन ये। इसके अंदर सर उन्होंने कहा कि दे फाउंड आउट कि 60 ब्रांड्स हैं इस वक्त। नंबर 1, 13 डिस्ट्रिक्ट्स की अगर मैं बात करूं, और सेलिंग बिलो द मिनिमम मैंडेटेड प्राइस ऑफ ₹62 एंड द मिनिमम वो 42, और 85% जो इनमें लोग थे उनको पता ही नहीं था कि इलिसिट सिगरेट्स क्या होते हैं। और जो चीज़ अभी एडिशनल आईजी साहब भी कह रहे हैं, सो मेरे ख्याल में लोगों की अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज़ को लेकर कि जी जाली, स्मगल्ड शुदा, लोकली मेड ये चीज़ें क्या हैं जी। वैसे डॉक्टर साहब ने बड़ा सही पॉइंट आउट किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने यही फरमाया कि जी लोकली जो कंज्यूमर है उसको वाकई उसको अवेयरनेस ही नहीं है कि वो स्मगल्ड आइटम्स ले रहा है, इलिसिट ट्रेड जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसके पास आ गई है, या उसकी कंजम्पशन में जो चीज़ आई है जो सस्ती उसको मिली है वो उसमें कितने ज़्यादा हेल्थ हैजर्ड्स भी हैं। इसलिए आम आदमी को तो नहीं पता। लेकिन एक चीज़ है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, यकीन करें उनको सारा पता है। आप ये नहीं कह सकते उनको नहीं पता। ठीक है, ये इशू दोनों जगहों पे है। ठीक, ये पॉलिसी मेकिंग में भी है, वो ऐसी पॉलिसी बनने ही नहीं देंगे। डॉक्टर साहब ने भी बड़ा शुगर कोटेड लफ्जों में कहा है कि कहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग होती है। देखिए ये ज्यादा से ज्यादा ये सारे के सारे जो है ना, या देखिए आज़ाद कश्मीर में वहाँ से आती हैं, वहाँ भी आप देखिए मीरपुर में जो इनका इंडस्ट्रियल जोन है वहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सिगरेट्स की। फाटा में है, ठीक है, ट्राइबल एरिया जो पुराना था उसमें ये सारी ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और वो जो लोग हैं देखिए वो इन्फ्लुएंशियल है, पॉलिसी आपकी उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर पॉलिसी किसी तरह बन भी जाए तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन विल बी एन इशू। रुकावटें डालते हैं, देखिए उसमें इतनी रुकावटें आएंगी कि वो जो इम्प्लीमेंटेशन जिन्होंने करनी है, जरूरी नहीं है कि खुदा ना खास्ता कि जो वो वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, हम किसी को डाउट नहीं करते। देखिए उनमें बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं जो वाकई इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहते हैं। बिल्कुल और आप ये देखिए, ये डॉक्टर साहब की बात आप सुने, वो खुद वॉलंटियर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, जिस तरह डॉक्टर साहब वॉलंटियर कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट। और इसी तरह सर ऐसे ही अगर करें तो मेरे ख्याल में चीजें क्यों ना आगे चलें। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब मुझे लास्ट क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा जी। व्हाट्स योर मैसेज एट दिस मोमेंट टाइम? इश्यूज हैं, माफियाज हैं, लड़ना भी है, पाकिस्तान प्रायोरिटी है क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ मैटर करता है, क्या मैसेज देंगे सर? देखिए इस तरह सम पीपल आर मेकिंग ह्यूज मनी, कोलोसल मनी, दे आर फिल्थी रिच। इट्स अबाउट टाइम के मुतलका महकमों को इसके बारे में सीरियस अप्रोच अपनानी होगी। हम उनको पूरी तरह ऑन ग्राउंड सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर हम इस टैक्स इवेजन को रोक के कोई 80 बिलियन अगर पाकिस्तान के लिए हर साल जनरेट कर सकते हैं, और इसके साथ कोई 90 बिलियन ये जो टायर्स आते हैं स्मगल होके, और ये जो ईरानी तेल आता है, तो आप देखें कि 170 बिलियन, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और इसके अलावा चाय और फार्मास्यूटिकल, मतलब है कि इट विल बी लाइक 250 बिलियन। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। बिल्कुल ऐसे। वी नीड फंड्स टू पे फॉर दैट सर्विसिंग, टू टेक केयर ऑफ आवर डिफेंस एक्सपेंडिचर, to ensure development schemes in the country। तो इससे तो कोई अच्छा अप्रोच हो ही नहीं सकता कि टैक्स इवेजन को हम मिनिमाइज करें। बिल्कुल सही। लेट्स टेक अ स्टार्ट। डॉक्टर जमील अहमद साहब, एडिशनल आईजी हैदराबाद, थैंक यू वेरी मच। ताहिर महमूद साहब, फॉर्मर अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच जी। बहुत शुक्र दोनों का जी। व्यूअर्स, जिस तरह भी बात हो रही है, बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग, ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं, लेकिन पाकिस्तान प्रायोरिटी है और पाकिस्तान ही प्रायोरिटी रहना चाहिए। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, दैट्स इररिलेवेंट।
ठीक कैसे करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं। तो पंजाब पुलिस ने कच्चा में एक ऑपरेशन किया है, क्यों किया है ये ऑपरेशन और उसका रिजल्ट क्या है, इस पे बात करेंगे। और मेरे साथ होंगे कैप्टन रिटायर्ड फैसल राना, रीजनल पुलिस ऑफिसर डीजी खान। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, पंजाब में कच्चे का इलाका तकरीबन 50 किलोमीटर के ऊपर है। डीजी खान रेंज इसके अंदर आती है, रहीम यार खान राजनपुर भी आता है। और ये जो इसका एरिया है, ये इसकी जो बाउंड्री है वो सिंध के साथ भी मिलती है और बलूचिस्तान के साथ भी मिलती है। क्रॉस बॉर्डर अगर मैं कहूँ तो इनको यहाँ पर जो रहते हैं लोग उनके एंटी स्टेट एलिमेंट्स भी हैं और इनको अक्रॉस बॉर्डर भी सपोर्ट मिलती है BRA और BLA की तरफ से। 26 मई 2021 चंद कबल रात को 10 साढ़े 10 बजे पंजाब पुलिस के 2 जवान जो कि इरफान और अरशद, ये दोनों रात को निकले और बर्फ लेने जा रहे थे। जब वहां से ये लोग वापस आ रहे थे तो इनको खुदाबख्श ग्रुप ने अगवा कर लिया। अब नाज़रीन, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी सिनेरियो था और अगवा करने के बाद उन्होंने पुलिस को कहा कि जी अब्दुल वाहिद उर्फ शेरी, ये एक शख्स था जिसको अदालत ने 18 मरतबा सजाए मौत का हुक्म सुनाया हुआ है और वो जेल में है। और उन्होंने कहा कि अगर आप इनको नहीं छोड़ेंगे, इस शख्स को नहीं छोड़ेंगे अब्दुल वाहिद को, तो हम इन दोनों जवानों को मार देंगे। और जिसके ऊपर पंजाब पुलिस ने, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब इनाम गनी साहब ने, एडिशनल IG साउथ पंजाब कैप्टन जफर ने, इन लोगों ने डिसाइड किया और रीजनल पुलिस ऑफिसर DG खान कैप्टन रिटायर्ड फैसल राना को ये जॉब दी, उनको ये डिफाइन की ड्यूटी कि ये चीज़ हमने क्लियर करनी है और अपने जो वहाँ पर लोग उन्होंने पकड़े हैं, जो जवान पुलिस के पकड़े हैं, इनको बाजियाब कराना है। पुलिस ने एक बहुत मेजर ऑपरेशन किया है इस एरिया के अंदर और उसके रिजल्ट में ये दोनों जवान भी उन्होंने क्लियर किए वहाँ से, और उसके साथ साथ ये जो दहशतगर्द थे इनको भी वहाँ पर पकड़ा। ये पूरी सूरत हाल क्या हुई, सिचुएशन क्या हुई, ये एरिया कैसा है, इसके ऊपर क्या कर रही है पुलिस स्पेसिफिकली, इसमें बात करने के लिए मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है रीजनल पुलिस ऑफ DG खान कैप्टन रिटायर्ड फैसल राना साहब ने। थैंक यू वेरी मच जी फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर, सबसे पहले मुझे ज़रा बताइएगा, प्री 26 मई को तो ये वाकया हुआ, इससे पहले क्या ऐसी वाकया हुआ था या क्या हुआ था कि जिसके रिजल्ट में, एक तो वो इनका जो बंदा था जिसको इन्होंने कहा कि आप छोड़ेंगे अब्दुल वाहिद, इसके अलावा कोई पिछले कुछ तनाजुर में कोई चीज़ हुई जिसका रिजल्ट ये था, थोड़ा सा बताना पसंद करेंगे जी प्लीज़। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं कि ये जो एरिया है ये तकरीबन 250 किलोमीटर इसकी लेंथ है और 50 किलोमीटर इसकी विड्थ है। ये DG खान डिवीज़न में पेरिफेरीज ऑफ मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से शुरू होकर राजनपुर और फिर आगे सिंध के एरिया में चला जाता है। जो हमारा पंजाब का एरिया बनता है वो 50 किलोमीटर लेंथ का बनता है। ठीक है जी। यहाँ पे बड़े अरसे से जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके कोई फुटप्रिंट्स परमानेंट तौर पे नहीं पाए जाते। यही वजह है कि यहाँ पे अक्सर ये जो क्रिमिनल गैंग्स हैं ये हमें अपनी एक्टिविटीज़ करते नज़र आते हैं। अभी रिसेंटली जब ये 26 मई को ये वाक़या हुआ तो उससे 5 दिन पहले हमने एक इनका भोरल नामी एक इश्तिहारी था 302 का जी, उसको गिरफ्तार किया। और ये गिरफ्तारियाँ जो हैं वो पिछले 7-8 महीनों में अक्सर व बेशतर होती रहती हैं। ओके। तो जब ये अगवा हुए तो हमारा ये ख्याल था कि ये भोरल के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो डिमांड उन्होंने दी अब्दुल वाहिद की, जिसको 18 बार आपने जिस तरह बताया कि सजाए मौत हो चुकी थी, तो बड़ी इनसेन किस्म की डिमांड थी, नाकाबिले फ़हम और नाकाबिले उस पर कोई हम उनको रिलीफ नहीं दे सकते थे। और वो हमने बातचीत उनसे शुरू की और जब हमें ये पता लगा कि नहीं वो अब्दुल वाहिद, क्योंकि अब्दुल वाहिद खुदा बख्श लुंड जिसके पास हमारे बंदे थे उसका सगा भाई है। ओके, ठीक है। जिन्होंने अगवा किए थे वो उसका सगा भाई था। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद फिर जब हमने देखा कि बात आगे नहीं बढ़ रही है तो फिर हमने वहाँ पे जहाँ से ये बंदे पिक हुए थे हमारे, वहाँ पे हमने सस्पेक्ट्स को उनकी तफ्तीश करना शुरू की। एंड एट द सेम टाइम IGP पंजाब इनाम गनी साहब और एडिशनल IG साउथ कैप्टन जफर इवान साहब की हदायत के मुताबिक हमने उस एरिया में एक ऑपरेशन प्लान किया और चारों तरफ से इन क्रिमिनल्स के लिए को गिराव में डाला।
तकरीबन 250 के करीब हमारे इसमें पुलिस ऑफिसर्स ने हिस्सा लिया। ठीक है जी। हमारी स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है जो एलीट की हमारी बेस्ट टीम है, वो उसको बुलाया गया, APCs बुलाई गई, रॉकेट लॉन्चर्स और मोटर्स के साथ हमने अपनी पोस्चरिंग की फोर्स की। ठीक है। और जब हम एंटर हुए हैं ये कच्चे के एरिया में। अच्छा, सॉरी फैसल साहब, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा, मैं अभी ऑपरेशन पे जाने से पहले आपने ये पूरा इसका मुझे बैकग्राउंड बताया, लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ी, फुटप्रिंट की आपने इनिशियली बात की थी एंड ऑल दैट, ये कितना रैंडमली ये चीज़ें होती हैं या वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो चल ही इस तरह नहीं है? क्योंकि कच्चे का एरिया तो पंजाब में काफ़ी जगह पर है, सिंध में, यहाँ पर क्या ये अमाजगा होती है ऐसे लोगों के लिए ताकि वो जहाँ जाकर वहाँ पर दे फील लाइक कि इट्स अ सेफ जोन, वहाँ पर कोई आएगा नहीं, वहाँ पर रिट ऑफ द गवर्नमेंट या पुलिस या बाकी की चीज़ें नहीं होंगी? जी इसको ज़रा बताइएगा प्लीज़। ये जो कच्चे का एरिया है जी, इसको अगर मैं एक आम जुबान में डिफाइन करूं तो ये एरिया जो है ये दरिया के बीच में जो आइलैंड्स बन जाते हैं, ठीक है, उसको कच्चा कहते हैं। और ये एरिया हर दरिया जो हमारे 5 दरिया गुजर रहे हैं उनके बीच में गाहे बगाहे इस किस्म के हमने देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दहाइयों में गैंग्स बनते नजर आए हैं। जिस तरह वजीराबाद के पास दरिया के इलाके में ये पाया जाता था, दरिया रावी जो कि शेखुपुरा, कसूर, फैसलाबाद और उकाड़ा की बाउंड्री, वहाँ पे क्रिमिनल गैंग्स जो हैं वो एक्टिव रहे हैं, ठीक है, 90 में और 2000 में। बट माशाल्लाह पंजाब पुलिस ने तमाम क्रिमिनल गैंग्स का खात्मा किया है। ओके। अब ये जो एरिया रह गया है ये हमारा इस तरह है कि इस पे बाउंड्रीज जो है ना सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट्स की लगती हैं, खान, राजनपुर, गढ़, बल्कि ये इंटर प्रोविंशियल, बल्कि ट्राई बॉर्डर एरिया है, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब का। ठीक है। तो इस लिहाज से ये सिंध के एरिया में क्राइम करके पंजाब में आ जाते हैं, पंजाब से क्राइम करके सिंध में, बलूचिस्तान में चले जाते हैं। तो ये एक डिफ़िकल्ट टेरेन है, वहाँ पे मार्शी एरिया है, वहाँ पे गाड़ियों का जाना नामुमकिन है, वहाँ पे आप बोट्स में जा सकते हैं। और फिर जब आप जाते हैं वहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए तो आप एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को लूज कर देते हैं। ओके। तो इस लिहाज से बड़ा मुश्किल होता है इस एरिया में जाना। और हमने देखा है कि इसमें पुलिस वालों की भी शहादतें हुए हैं। हाँ। लेकिन ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अभी तक हमारा जो एरिया है DG खान का, राजनपुर का एरिया, वहाँ पे 18 जो डेकॉइट्स हैं वो मारे भी गए हैं। ओके। और पिछले आपको 7-8 महीने का बताऊं तो 5 क्रिमिनल्स मारे गए हैं। ओके। तो एक तो ये भी इनको दुख है कि पिछले कुछ महीनों में पुलिस ने बड़ा एग्रेसिव पोस्चर लिया हुआ है और इनके बंदे जो हैं वो गिरफ्तार भी हुए हैं और लाइव एनकाउंटर में मारे भी गए। ठीक। अच्छा, अब गोइंग फॉरवर्ड, अब वहां से हम लोग जरा करते हैं कि फिर आप लोगों ने ऑपरेशन प्लान किया एंड यू स्टार्टेड इट। जी हमने फिर जब वंस वी वेंट इन, हमने चारों तरफ से इसको कॉर्डन ऑफ किया। हमारे पास APs थी और उन APs के ज़रिए जब हमने एंट्री की तो उसी दिन तकरीबन हमने मॉर्निंग में एंट्री की तो मिड डे के बाद जाके जब इनको ये मैसेज गया कि इस वक्त जो है वो फोर्सेस आर वेरी सीरियस एंड दे आर कमिंग इन, तो इन्होंने फिर हमें सीज फायर का फ्लैग रेज किया। ओके। और उन्होंने कहा कि जी हम आपके सामने एक तरह से अपने हथियार डालते हैं और हम आपके बंदे देने पे तैयार हैं। ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन थी, या तो हम ऑपरेशन को जारी रखते, उसमें हमारे 2 जो बंदे थे उनके नुकसान होने का हमें बड़ा अंदेशा था, लिहाजा वी काइंड ऑफ पुल्ड बैक और हमने फिर इनसे बातचीत शुरू की। ठीक है। तो उसमें कुछ जो सस्पेक्ट्स उस एरिया में हमने पकड़े थे जमकानी गैंग के, उनसे हमने बातचीत की और उसमें से कोई डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था उसमें। ओके। लेकिन क्योंकि ये एक ही ट्राइब सारा बन जाता है, उनसे लिंक्ड अप ही हैं, तो वो 2 बंदे फिर हमने बाहिफाजत सुबह 4 बजे रिहा करवाए और जो बंदे इसमें इन्वॉल्व नहीं थे उनको हमने वी सेट देम फ्री। एक बंदा जो कि मुखबरी करने में पुलिस वालों की इन्वॉल्व था वो अभी भी हमारे पास है। ओके। और हमने मुरल जो इश्तिहारी था उसको छोड़ा है और अब्दुल वाहिद के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ, वो तो वैसी अदालती कार्रवाई के थ्रू ही छूट सकता है। बिल्कुल। तो मेरे साथ बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन था, बड़ी कामयाबी हुई। हमने अपने दोनों बंदों को बाहिफाजत बाजियाब करवाया और अब भी हम उस ऑपरेशन को जारी किए हुए हैं। अच्छा। हमने बड़ा जो ऑपरेशन था उसको रोक लिया है, लेकिन अब हम
IBOs कर रहे हैं, यानी कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। ओके और ओके इंशाल्लाह एक एक करके हम खुदा बख्श लुंड को उस तक भी पहुंचेंगे, और जो बंदे 5 बंदे जिन्होंने अगवा किया था उनके भी नाम हमारे पास आ गए हैं, और इंशाल्लाह उन तक भी हम जल्दी पहुंचेंगे। ओके फैसल साहब, मुझे लास्ट पॉइंट ज़रा बताइएगा। आपने बिल्कुल बताया और इट्स अ वेरी सक्सेस फॉर द पंजाब पुलिस। अब इंटेलिजेंस बेस्ड आप लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं, और इसके अंदर आप लोग कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं और कितना नंबर आपके जहन के अंदर है कि इतने दीज आर द नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों ने उनको पता चल चुका है आप लोगों को कौन कौन है। सो इसमें आपका क्या टाइम फ्रेम है जी? टर्न अराउंड टाइम आप कितना देख रहे हैं इस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के लिए जी, या इट विल गो ऑन एंड ऑन जी? देखिए, मैं आपको इस एरिया की टेरेन के बारे में अगर बताऊं तो ये जो सीज़न है ये क्रिमिनल इसको अपने लिए बड़ा अच्छा सीज़न समझते हैं। ओके जब चढ़ना शुरू हो जाता है दरिया में, जब ग्लेशियर्स पे गलते हैं तो दरिया सिंध में पानी का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके और बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए उन आइलैंड्स तक जाना और उनको पकड़ना। ठीक। तो अब बाकी जो हमारा फोकस है वो इस पे है कि वो उन आइलैंड से निकल के पक्के के एरिया में आते हैं, वहाँ पे उनका आना जाना होता है, उनकी मीटिंग्स होती हैं, कोई किसी की फौतगी पे आता है, कोई किसी शादी पे आता है। ठीक ठीक। तो वो जो इंटेलिजेंस हमें मिलेगी तो वहां पे इंटरसेप्ट करके इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। कैप्टन रिटायर्ड फैसल राना साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेट योर टाइम। व्यूअर्स, बिल्कुल अगर वंस देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ पाकिस्तान मैटर करना है आपको और मुझे, हमें इंडिविजुअल्स मैटर नहीं करने। हमें जो शख्स चाहे वो जिस मर्जी रोल में भी हो, अगर पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, पाकिस्तान के लिए बेहतरी कर रहा है, वो है काबिल इज्जत हमारी इस 22 करोड़ अवाम के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।